नमस्कार। नमस्कार। आज हम व्यवस्थापिका के कार्य और भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। व्यवस्थापिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है और सरकार की नीतियों को निर्धारित करता है, लेकिन उसके कार्य और भूमिका क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्यवस्थापिका निकाय के कृत्य सभी देशों में एक जैसे नहीं होते। वस्तुतः उसके कार्य और भूमिका इस तथ्य पर निर्भर करती है कि शासन की पद्धति कैसी है। यदि सरकार का रूप निरंकुश राजतंत्र जैसा है तो व्यवस्थापिका की भूमिका केवल परामर्शदायी होगी। हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह व्यवस्थापिका सभाओं के अस्तित्व पर कोई ध्यान नहीं देते थे। यदि शासन का स्वरूप भारत और इंग्लैंड की भांति इस संसदीय प्रजातंत्र का है तो व्यवस्थापिका की शक्तियाँ व्यापक और विस्तृत होगी। इन व्यवस्थाओं में कार्यपालिका का अपने पद पर बना रहना इस तथ्य पर निर्भर करता है कि वह संसद में कब तक अपना बहुमत बनाए रख पाती है। इंग्लैंड और भारत दोनों ही देशों में संसद में प्रभुसत्ता नियत मानी जाती है। यदि शासन का स्वरूप अमेरिका की भांति अध्यक्षात्मक है और शक्ति पर पृथक्करण सिद्धांत विद्यमान है तो वहाँ व्यवस्थापिका की शक्तियाँ भिन्न प्रकार की होंगी। ऐसी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपने अपने क्षेत्रों में एक दूसरे से प्राय स्वतंत्र होती हैं और संविधान प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग पृथक पृथक उपयोग करती हैं। यदि शासन का स्वरूप सोवियत रूस की भांति सर्वसत्तावादी है या पाकिस्तान और बांग्लादेश की भांति शासन के घोषित और अघोषित रूप में अंतर पाया जाता है तो व्यवस्थापिका की शक्तियाँ लगभग वैसी ही होंगी जैसी उस देश के वास्तविक संचालनकर्ता निर्धारित करते हैं। ऐसे देशों में व्यवस्थापिका की शक्तियाँ सर्वोपरि नहीं होती और उनका काम कार्यपालिका द्वारा निर्मित नीतियों पर अपनी मोहर लगाने मात्र तक सीमित होता है। फिर भी हम यहाँ लोकतंत्रीय देशों में विद्यमान व्यवस्थापिका जिनके द्वारा जनता की संप्रभुता का उपयोग किया जाता है कि सामान्य भूमिका का विवरण प्रस्तुत करते हैं। कानूनों का निर्माण। व्यवस्थापिका का पहला काम है कानून का निर्माण करना। व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य कानूनों का निर्माण करना है। व्यवस्थापिका को कानून का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। व्यवस्थापिका जनमत का दर्पण कहलाती है। जनमत के चुने हुए ये प्रतिनिधि जनता की भावनाओं, आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप विधि निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक देश की व्यवस्थापिका देश में प्रचलित विधि निर्माण प्रक्रिया के अनुसार विधि कानूनों का निर्माण करती है। सभी लोकतंत्री देशों में नए कानूनों के प्रारूप या विधेयक कार्यपालिका द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं और संसद का यह एकाधिकार है कि वह उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे या ना करे। व्यवस्थापिका का यह भी दायित्व होता है कि समाज की परिवर्तनशील अवस्थाओं के अनुरूप और नई सामाजिक परिस्थिति के अनुकूल पुराने कानूनों में जो असामयिक हो गए हैं संशोधन किए जाएं या उनके स्थान पर नए कानून बनाए जाएं। प्रशासन पर नियंत्रण। व्यवस्थापिका अध्यक्षात्मक एवं संसदात्मक दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों में अलग अलग तरीकों से कार्यपालिका और उसके माध्यम से प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण करती है। संसदीय देशों में व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर यह नियंत्रण व्यवस्थापिका में प्रश्न, पूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव आदि प्रस्तुत कर किया जाता है। नियंत्रण की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से व्यवस्थापिका वस्तुतः प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण करती है। यह सर्वविदित है। कार्यपालिका प्रत्येक मंत्री किसी न किसी मंत्रालय का प्रभारी होता है। व्यवस्थापिका का प्रत्येक सदस्य इस बात के लिए स्वीकृत प्राधिकृत होता है कि संबंधित मंत्री से उसके मंत्रालय की प्रशासनिक गतिविधियों, उपलब्धियों, सफलताओं और असफलता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इस प्रकार संसदीय देशों में विधायिका इन विभिन्न विधियों से कार्यपालिका और प्रशासन पर कार्यक्रम पर नियंत्रण करती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी अमेरिका की सीनेट, जो कांग्रेस का उच्च सदन है, राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियों और संधियों को जब तक स्वीकृति प्रदान नहीं करती तब तक वे प्रभावी नहीं हो सकती। अमेरिकी व्यवस्थापिका को युद्ध और शांति की घोषणा की शक्ति भी प्राप्त है। विमर्शात्मक कार्य। डेलिबरेटिव फंक्शंस। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से बना है जिसका अर्थ होता है विचार के लिए सभा। व्यवस्थापिका को लोकमत अथवा जनमत का दर्पण कहा जाता है। व्यवस्थापिका संपूर्ण देश के नागरिकों की इच्छाओं की सम्मिलित अभिव्यक्ति होती है। इसे रूसों की सामान्य इच्छा का प्रतिरूप भी माना जा सकता है। देश के संपूर्ण वयस्क नागरिकों के मत द्वारा चुनी हुई यह सभा विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा संबंधी तथा कल्याणकारी कार्यों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श करती है। अनेक विद्वान कानून निर्माण और विमर्शात्मक कार्यों को एक ही मानते हैं,
किंतु वास्तव में ये दोनों ही कार्य अलग अलग माने जाने चाहिए। कानून का निर्माण एक विशिष्ट प्रक्रिया है, जबकि लोक महत्व के राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श एक पृथक कार्य है। राष्ट्र की सरकार शासन और प्रशासनिक विभिन्न क्षेत्रों में कैसा कार्य कर रही है, देश के विभिन्न प्रशासनिक संस्थाएं यथा नीति आयोग, वित्त आयोग, समाज कल्याण के संगठन, संघीय लोक सेवा आयोग, नियंत्रक और मालिकापाल, न्यायपालिका और स्वयं संसद नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में कितनी सफल हो रही हैं, यह विचार विमर्श इसी राष्ट्रीय मंच पर संभव होता है। अतः विमर्शात्मक कार्य देश की सरकार के श्रेष्ठ तक कार्यकरण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विधायी कार्य माना जा सकता है। नंबर 4, राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। आधुनिक समय में सभी व्यवस्थापिकाएं अपने देश के वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य करती हैं। देश की सरकार व्यवस्थापक की स्वीकृति बिना ना तो देश के नागरिकों पर कोई कर लगा सकती है, ना ही राष्ट्रीय खजाने से कोई व्यय कर सकती है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 265 और 266 में ये प्रावधान किया गया है, विधि के प्राधिकार के बिना ना तो सरकार नागरिकों पर कोई कर आरोपित कर सकती है और ना ही राज्य की संचित निधि से कोई व्यय कर सकती है। ऐसे ही संवैधानिक वांछनीयता के अंतर्गत सभी देशों की व्यवस्थापिकाएं देश के वार्षिक बजट की स्वीकृति प्रदान करती हैं। यद्यपि वह वार्षिक बजट देश की कार्यपालिका द्वारा तैयार किया जाता है और व्यवस्थापिका की स्वीकृति के लिए उसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखने की अपनी इस भूमिका के अंतर्गत व्यवस्थापिका अपने कुछ संसदीय समितियों के माध्यम से भी कार्य करती है। व्यवस्थापिका की प्राक्कलन समिति सरकारी खर्च पर बजट की मितव्ययता और अधिक कुशलता के लिए तथा जनलेखा समिति सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए प्रशासनिक व्यय की समीक्षा करती हैं। इसी प्रकार राज्य की उपक्रम समिति भी विभिन्न राजकीय उपक्रमों के लेखा जोखा का समीक्षात्मक आकलन करती हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका सभाएं देश के बजट को पारित करने में ही नहीं अपितु उसके व्यय पर भी अपना नियंत्रण करती हैं। नंबर 5, न्यायिक कार्य। अनेक प्रजातांत्रिक देशों में व्यवस्थापक कुछ न्याय संबंधी कार्य भी संपन्न करती हैं। ग्रेट ब्रिटेन में व्यवस्थापक का उच्च सदन लॉर्ड सभा वर्ष 2005 तक उच्चतम अपील न्यायालय के रूप में कार्य करता था। अमेरिका के सीनेट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों तथा अनेक उच्च पदाधिकारियों पर लगाए गए अभियोगों की जांच करती हैं। इस तरह फ्रांस की गणतांत्रिक परिषद और भारत की संसद को भी उच्च पदाधिकारियों महाभियोग के आरोपों की जांच और उस पर नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त है। व्यवस्थापिका अपने सदस्यों तथा सदन के प्रांगण में यदि किसी बाहरी व्यक्ति ने कोई त्रुटि या ऐसा अपराध कर दिया है जिससे सदन की अवमानना हुई है, तो ऐसे समस्त विषयों पर अनुशासनिक या न्यायिक कार्य करने का सर्वोच्च अधिकार रखती है। नंबर 6, संविधान में संशोधन कार्य। प्राय सभी लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका को अपने देश में प्रचलित संविधान की प्रचलित व्यवस्थाओं के कालातीत हो जाने की स्थिति में संविधान संशोधन करने का अधिकार होता है। यद्यपि विभिन्न देशों में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अलग अलग होती है। इंग्लैंड में जहाँ संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई भेद नहीं है, वहाँ संसद स्वयं ही साधारण बहुमत से संविधान संशोधन कर सकती है। अमेरिका में प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है और भारतवर्ष में संसद संविधान में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार दोनों सदनों में 2/3 बहुमत संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन कर सकती है। यद्यपि संवैधानिक कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन किए जाने पर आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता भी होती है। इस प्रकार संविधान में संशोधन की शक्ति अंततः देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में केंद्रित की गई है। निर्वाचकीय कार्य। सभी देशों की व्यवस्था में कुछ निर्वाचन संबंधी कार्य भी संपन्न करती हैं। उदाहरण स्विट्जरलैंड की संघीय सभा मंत्रिपरिषद के सदस्यों, न्यायाधीशों तथा प्रधान सेनापति का चुनाव करती हैं। सोवियत संघ में व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती हैं। भारत में संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसी तरह भारत का उपराष्ट्रपति भी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा अपने अध्यक्ष व राज्यसभा अपने उपसभापति का निर्वाचन करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका कुछ महत्वपूर्ण निर्वाचकीय दायित्वों का निष्पादन भी करती हैं। कार्यपालिका और मतदाताओं मध्य सेतु का काम। यह बात पूर्व में अनेक बार अभिव्यक्त की जा चुकी है कि व्यवस्थापिका के सदस्य एक निश्चित अवधि के लिए जनता की तरफ से अधिकृत होकर शासन की नीतियों के निर्धारण में अपने योगदान देते हैं। यह सर्वविदित है कि व्यवस्थापिका की बहुमत दल के कुछ वरिष्ठ प्रभावशाली और बुद्धिमान सदस्य कार्यपालिका में स्थान पाते हैं। यही कार्यपालिका देश के शासन के दैनिक कार्यों का संचालन करती है। चुनावों के पश्चात देश की जनता 5 वर्ष तक सरकार पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण कर पाने की स्थिति में नहीं होती। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका ही कार्यपालिका और मतदाताओं के बीच परस्पर सौहार्द और संबंध स्थापित करने
हेतु संबंध सेतु का कार्य करती है। व्यवस्थापिका जन इच्छाओं को अभिव्यक्त करती है, इसलिए यह कार्य वह अधिक अच्छी तरह से संपन्न कर पाती है। अभाव अभियोगों की अभिव्यक्ति। व्यवस्थापिका वह मंच है जहाँ नागरिकों के अभाव अभियोगों की अभिव्यक्ति होती है। संसद के सदस्यों की जनता के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उनका यह कर्तव्य होता है कि वे जिस क्षेत्र से चुनकर आएँ उस क्षेत्र के नागरिकों के अभाव अभियोगों, दैनिक कष्टों, प्रशासनिक शिकायतों और जनता के दुख दर्द को व्यवस्थापिका में प्रस्तुत करें। सभी सदस्य इन अभाव अभियोगों को प्रस्तुत कर कार्यपालिका से अपेक्षा करते हैं कि उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं का जनहित में वह शीघ्र समाधान करेगी। डब्ल्यू ए रॉबसन ने भी यह कहा है, नागरिकों के अभाव अभियोगों की सुनवाई और उनका निराकरण करना किसी भी व्यवस्थापिका का अनिवार्य और महत्वपूर्ण दायित्व है। जनमत का निर्माण और अभिव्यक्ति। व्यवस्थापिका न केवल लोकमत का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि वो लोकमत के निर्माण और अभिव्यक्ति में भी सहायक होती है। व्यवस्थापिका की बैठकों के दौरान विचार विमर्श, चर्चा और बहस होती है और समाचार पत्रों में व्यापक स्थान मिलता है। समाचार पत्रों में प्रकाशित इस विवरण के आधार पर किसी राष्ट्रीय और स्थानीय महत्व के विषय पर लोकमत का निर्माण होता है। सच तो यह है कि व्यवस्थापिका के प्रभावशाली सदस्य आधुनिक जनतंत्री राष्ट्रों में सभी महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय चेतना का नेतृत्व करते हैं, जिससे वो विशिष्ट दिशा में लोकमत बनता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार सभी लोकतंत्री देशों की व्यवस्थापिका सभा उपयुक्त बहुआयामी कार्यों का निष्पादन करती हैं। धन्यवाद।